साल 2023 की बात है जब पूरे देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने का एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था। हाँ, बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत लग रही थी वो। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। लेकिन जरा सोचिए, उस जश्न के महज 2 साल बाद यानी अप्रैल 2026 में सिर्फ 48 घंटे की एक अफरा तफरी होती है और वो पूरी की पूरी जीत हवा में गायब हो जाती है। जो कि बहुत हैरान करने वाला था। बिल्कुल, मतलब देश की आधी आबादी से किया गया इतना बड़ा वादा अचानक एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में कैसे बदल सकता है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो ऊपर से देखने पर तो सिर्फ एक राजनीतिक हार जीत लगता है ना, लेकिन इसके पीछे कानून, जल्दबाजी और रणनीतिक गलतियों की कैसी उलझी हुई कहानी है जो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाकर रख सकती है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और हमारे सुनने वालों को बता दूं कि आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हमारी ये पूरी चर्चा अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक मैगजीन प्री सेंस की कवर स्टोरी पर आधारित है और इसे प्री सेंस ही कहते हैं, 2 सिलेबल्स में। बिल्कुल, प्री सेंस, और इसका प्रकाशन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन करता है। जी, और इस मैगजीन का इतिहास समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, मार्च 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर इसे शुरू किया गया था। अरे वाह, मतलब सीधे कलाम साहब का सुझाव था। हाँ, और इसका मकसद था पॉजिटिव जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। इस डिजिटल ओनली मैगजीन को चलते हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज हम इसके 230वें एडिशन की बात कर रहे हैं, 230th एडिशन। और इस महत्वपूर्ण कवर स्टोरी के लेखक हैं प्राइम पॉइंट श्रीनिवासन, जो इस मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर भी हैं। हमने इस कवर स्टोरी को 1-2 बार नहीं, कम से कम 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ा है। बिल्कुल, ताकि हम हर पहलू को समझ सकें। तो हमारा आज का विषय है अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र में लाया गया वो संविधान संशोधन बिल जो फेल हो गया। हाँ, और जिसकी वजह से 2029 और उसके आगे तक के लिए महिलाओं के आरक्षण को एक तरह से नकार दिया गया। हाँ, लेकिन इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नियम तय करना जरूरी है। जी बिल्कुल, बता दीजिए। देखिए, इस विषय में राजनीति बहुत गहराई से शामिल है, क्योंकि इसमें सरकार और विपक्ष दोनों के कदम हैं। लेकिन हमारी ये चर्चा पूरी तरह से तटस्थ यानी निष्पक्ष रहेगी। बिल्कुल, हम ना तो लेफ्ट विंग का पक्ष ले रहे हैं और ना ही राइट विंग का। एकदम सही। हमारा एकमात्र उद्देश्य ओरिजिनल स्रोत में दी गई जानकारी और तथ्यों को बिना किसी झुकाव के, बिना किसी बायस के सामने रखना है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। 2023 में जब महिलाओं के आरक्षण का बिल पास हुआ तो मैंने उसे एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह देखा था। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ये कि सरकार ने महिलाओं को चेक तो काट कर दे दिया, लेकिन उस पे तारीख 10 साल बाद की डाल दी। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। क्योंकि शर्त ये थी कि आरक्षण नए परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और 2027 की जनगणना के बाद ही लागू होगा, जिसका सीधा मतलब था कि महिलाओं को 2034 तक इंतजार करना पड़ता। और इसी इंतजार को खत्म करने के लिए, या यूं कहें कि उस पोस्ट डेटेड चेक को जल्दी कैश कराने के लिए, सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया। अच्छा, तो ये विशेष सत्र इसीलिए था? हाँ, उनका प्लान था कि 2027 के सेंसस का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए। इसके तहत लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाए और 2029 तक महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। इसके लिए संसद में 3 भारी भरकम बिल लाए गए। 13वां संविधान संशोधन बिल, परिसीमन बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आप 7 संवैधानिक अनुच्छेदों को बदलने जा रहे हैं। आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334A। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब किसी एक आर्टिकल को बदलने में भी तो महीनों की बहस लग जाती है। इन 3 बड़े बिलों को जो पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं, उन्हें पास करने की इतनी भयानक जल्दी क्या थी? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे कमजोर पहलू था। स्रोत के मुताबिक 16 अप्रैल को ये बिल आए और 17 अप्रैल को इन पर वोट भी हो गया। सिर्फ 48 घंटे से भी कम समय में। बिल्कुल। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के MR माधवन ने उसी दिन चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि बिना किसी पब्लिक डिस्कशन, बिना ऑल पार्टी मीटिंग या किसी संसदीय समिति के इतना बड़ा फैसला लेना एक बहुत बड़ी गलती है।
तो क्या किसी ने इतनी बड़ी चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया? मतलब संसद में बैठे इतने सारे लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि हमें रुककर इस पे बात करनी चाहिए? ध्यान देने का समय ही किसके पास था? उस वक्त कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। ओह, अच्छा, इलेक्शन का टाइम था। हाँ ना, ज्यादातर सांसदों का ध्यान अपने अपने चुनाव अभियानों पर था। कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं हुआ। ड्राफ्ट को जनता की राय के लिए कहीं पब्लिश नहीं किया गया। ये बस एक सरप्राइज की तरह संसद में आ गिरा। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो चीज संसद के अंदर बोली जा रही थी वो कागजों पर कहीं थी ही नहीं। आप गृह मंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा कि गृह मंत्री ने लोकसभा में पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर कहा कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी और केरल की 20 से 30 हो जाएंगी। हाँ, उन्होंने ये आश्वासन दिया था। लेकिन जब बिल का ड्राफ्ट देखा गया तो उसमें ऐसी कोई लाइन थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री संसद के पटल पर खड़े होकर कोई आंकड़ा दे और वो कानून का हिस्सा ही ना हो? देखिए, इसे समझने के लिए हमें कानून की बुनियादी प्रक्रिया को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी केस का उदाहरण ले तो अदालत ने साफ कहा है कि देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट स्टैट्यूट। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि संसद में दिया गया भाषण कानून नहीं होता। परिसीमन आयोग जब बैठेगा तो वो राजपत्र या गेजेट पढ़ेगा, किसी मंत्री का भाषण नहीं पढ़ेगा। जो कागज पर लिखा है सिर्फ वही सच है। और कागज पर तो आर्टिकल 81(2)(a) का नियम लिखा है जो कहता है कि सीटें सिर्फ आबादी के हिसाब से बटेंगी। एकदम सटीक। सरकार ने 85 सीटों की अधिकतम सीमा तो तय कर दी, लेकिन आर्टिकल 81(2)(a) को नहीं छुआ। तो इसका असर क्या होता? असर ये होता कि अगर 2011 का सेंसस लागू होता है तो आबादी के आधार पर हिंदी बेल्ट के राज्यों को भारी फायदा होता और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी जो पहले 24.3% थी वो गिरकर सिर्फ 20.7% रह जाती। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने तो गणित लगाकर बता दिया था कि नए परिसीमन के बाद तमिलनाडु को 59 नहीं सिर्फ 46 सीटें मिलेंगी और केरला को महज 26 सीटें मिलेंगी। अगर ये गणित इतना साफ था तो सरकार ने इसे ठीक क्यों नहीं किया? मतलब एक छोटा सा आर्टिकल 81(2)(a) जोड़कर हर राज्य के लिए सीटों का एक न्यूनतम फ्लोर या बेस तय किया जा सकता था ना? हाँ, किया तो जा सकता था। अगर ऐसा कर देते तो दक्षिण भारत की चिंता वहीं खत्म हो जाती। क्या ये सिर्फ हड़बड़ी में हुई एक चूक थी या फिर कोई सोची समझी रणनीति? देखिए, मंशा जो भी रही हो, लेकिन नतीजे साफ थे। जब आप बिना किसी संसदीय समिति के सिर्फ 48 घंटे में संविधान बदलते हैं तो ऐसी खामियां रह जाना स्वाभाविक है। फ्लोर लिमिट न होने की वजह से दक्षिण के राज्यों में ये डर बैठ गया कि उनकी राजनीतिक आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। तो अगर बिल दक्षिण भारत के खिलाफ था, फिर तो विपक्ष ने इसे संसद में हराकर बहुत सही काम किया है ना। उन्होंने बिल के खिलाफ वोट दिया और एक तरह से दक्षिण भारत को बचा लिया। इसमें उनकी क्या गलती है? यही तो ट्विस्ट है। ये देखने में एक बहुत बड़ी जीत लग सकती है, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि ये असल में एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। भूल? वो कैसे? साल 2001 में 84वें संशोधन के तहत सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया था। आपको याद होगा? हाँ, बिल्कुल याद है। लेकिन ये फ्रीज 2026 की जनगणना के आंकड़े आते ही अपने आप खत्म हो जाएगा। ओहो, मतलब जैसे ही नया सेंसस पब्लिश होगा वो पुराना सुरक्षा कवच खुद ब खुद टूट जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि विपक्ष ने ये नया बिल गिरा दिया है तो अब बीच में कोई नया कानून भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए। एकदम सही समझे आप। और जब वो सुरक्षा कवच टूटेगा तो बिना किसी फ्लोर प्रोटेक्शन के सीधे पुराना आर्टिकल 81(2)(a) लागू हो जाएगा। अरे बाप। लोकसत्ता के संस्थापक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने इसके आंकड़े दिए हैं। उनके मुताबिक 7 दक्षिण भारतीय राज्यों की कुल 35 सीटें कम हो जाएंगी और 4 उत्तर भारतीय राज्यों की 34 सीटें बढ़ जाएंगी। इसीलिए उन्होंने विपक्ष के इस कदम को स्पेक्टेक्युलर सेल्फ गोल कहा है। स्पेक्टेक्युलर सेल्फ गोल मतलब अपनी ही पार्टी या कहें अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल उठता है यहाँ। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सही कहा था कि न दक्षिण को इंसाफ मिला न महिलाओं को। अब एक तरफ तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने बिल की कॉपी जला दी थी, लेकिन ये सब तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी रह गई ना। कॉपी जलाने से वो 2026 का टाइम बॉम्ब तो डिफ्यूज नहीं हो गया। यही इस घटना की सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी में अधूरा ड्राफ्ट पेश किया
और विपक्ष ने सरकार को हराने की खुशी में ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद दी है। दोनों तरफ सिर्फ राजनीति हुई, महिलाओं के हित को किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, दोनों तरफ सिर्फ राजनीति। चलिए इस क्षेत्रीय असंतुलन और उत्तर दक्षिण के मुद्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये विवाद नहीं भी होता तो भी इस बिल के अंदर एक ऐसा संरचनात्मक संकट था जिस पर कम ही बात हुई। आप 850 सांसदों वाली लोकसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इसे ऐसे देखता हूँ। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है। कमरे में 850 बोर्ड मेंबर्स हैं और उन्हें कंपनी के बजट पर वोट करना है। लेकिन नियम यह है कि हर मेंबर को बोलने के लिए सिर्फ 3 सेकंड मिलेंगे और जो कंपनी के सीईओ का गुट है उसे वोटिंग में अपने आप 3 गुना ज्यादा पावर मिल जाएगी। क्या ऐसी मीटिंग में कभी कोई सार्थक फैसला हो सकता है? बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ा देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। संसद रत्न अवार्ड्स के संस्थापक और इस स्रोत के लेखक प्राइम पॉइंट श्रीनिवासन बताते हैं कि पिछले 10 सालों में संसद में बहस का स्तर बहुत तेजी से गिरा है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। अब सांसद मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ प्रो मोदी या एंटी मोदी खेमों में बट गए हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून का भी है, जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। क्या आप समझा सकती हैं कि ये 850 सांसदों की थ्योरी को कैसे बेमानी कर देता है? हाँ, देखिए, दल बदल विरोधी कानून का सीधा सा मतलब है कि कोई भी सांसद संसद में अपनी मर्जी या अपने दिमाग से वोट नहीं कर सकता। अच्छा। अगर पार्टी व्हिप ने कहा है कि बिल के पक्ष में वोट करना है तो हर सांसद को वही करना होगा, वरना उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो जब सांसद स्वतंत्र रूप से सोच ही नहीं सकते तो 443 सांसदों की जगह 850 सांसद बिठा देने से बहस की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? ये तो सिर्फ एक भीड़ बढ़ाने वाली बात होगी ना। बिल्कुल, और उस भीड़ को संभालने के लिए समय कहाँ है? स्रोत में पीआरएस के चक्षु रॉय के जो आंकड़े हैं वो वाकई हैरान करते हैं। क्या आंकड़े हैं? हमारी लोकसभा साल में सिर्फ 50 से 70 दिन मिलती है। मॉनसून सत्र में 30,000 सवाल आते हैं, जिनमें से रोजाना मुश्किल से 20 सवालों के मौखिक जवाब दिए जाते हैं। सिर्फ 20? हाँ। इसकी तुलना अगर हम यूनाइटेड किंगडम से करें तो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स साल में 150 दिन मिलता है। वहां हर बिल एक समिति के पास जांच के लिए जाता है, जबकि भारत में 20% से भी कम बिल समितियों के पास जाते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक है। और आपके बोर्ड मीटिंग वाले उदाहरण का वो हिस्सा जहां सीईओ के गुट को 3 गुना पावर मिल जाती है, वो राज्यसभा के संदर्भ में बहुत सटीक बैठता है। हाँ, वो कैसे? देखिए, बिल में लोकसभा को 850 सीटों का कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा 245 सीटों पर ही अटकी रही। अच्छा, हाँ। तो जब भी कोई बिल फंसेगा और जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा का पलड़ा 3.3 और 1 के अनुपात से भारी हो जाएगा। इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि राज्यसभा की जो भी अहमियत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और ये हमारे संविधान निर्माताओं के उस विजन के एकदम खिलाफ है, जहां राज्यसभा को एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करना था। सही कहा। और ये मत भूलिए कि 17वीं और 18वीं लोकसभा में तो डेप्यूटी स्पीकर तक का पद नहीं भरा गया था। जब आप 543 सांसदों को बिना डेप्यूटी स्पीकर के चला रहे हैं तो 850 की भीड़ को कैसे संभालेंगे? तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आम लोगों के लिए ये क्यों मायने रखता है? अगर ये बिल इतना ही खराब था और इसे इतनी जल्दबाजी में लाया गया था, तो एक आदर्श स्थिति में सरकार को करना क्या चाहिए था? ये बहुत जरूरी सवाल है। और कुछ लोग शायद ये भी ना जानते हों कि इस तरह के संवैधानिक संशोधन और एक आम मनी बिल में क्या फर्क होता है। हाँ, देखिए, मनी बिल वो होता है जो टैक्स या खर्चों से जुड़ा होता है और उसे लोकसभा बहुत तेजी से पास कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन कोई मनी बिल नहीं है। ये तो देश का ढांचा बदलता है। बिल्कुल, ये देश का मूल ढांचा बदलता है। महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा 106वां संशोधन 2041 तक वैसे भी वैध है, तो इसे 3 दिन के विशेष सत्र में पास कराने की कोई आग नहीं लगी थी। तो इसके बजाय सही तरीका क्या होना चाहिए था? इसका सबसे अच्छा मॉडल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 84 में संशोधन के वक्त दिखाया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रातों रात फैसला नहीं लिया था। उन्होंने सभी पार्टियों को साथ लिया, सर्वसम्मति बनाई और 25 साल का फ्रीज लगाया। अगर मौजूदा सरकार को भी ऐसा ही कोई ऐतिहासिक बदलाव करना था तो उन्हें बिल का ड्राफ्ट कम से कम 3 महीने पहले पब्लिक करना चाहिए था। और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बनाकर उसे 6 महीने का समय देना चाहिए था।
ताकि वो कमेटी हर चीज को देख सके। हाँ, ताकि वो कमेटी हर एक पहलू, खासकर आर्टिकल 81(2)A और दक्षिण भारत की चिंताओं पर बारीकी से बात कर सके। मतलब साफ है कि इस पूरी जल्दबाजी और राजनीतिक खेल में हार सिर्फ और सिर्फ भारत की हुई है। महिलाओं के हितों को तो पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। हाँ, 30 साल और 10 से ज्यादा कोशिशों के बाद भी महिलाओं का आरक्षण एक ऐसा वादा बना हुआ है जिसकी कोई फिक्स्ड डिलीवरी डेट नहीं है। बिल गिर गया, महिलाएं फिर से इंतजार करने को मजबूर हैं और नेता अपनी अपनी जगह राजनीतिक जीत का दावा कर रहे हैं। और ये हमें आज की चर्चा के सबसे गंभीर मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। जल्दबाजी और राजनीति का ये गठजोड़ हमें कहाँ ले जा रहा है? मैं जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, 2026 की जनगणना अब दरवाजे पर खड़ी है। जैसे ही वो आंकड़े बाहर आएंगे, 1971 वाला पुराना सीटों का फ्रीज जो 84वें संशोधन से लगा था, वो बिना किसी नए बिल के अपने आप खुल जाएगा। अब ना तो महिलाओं का नया बिल पास हुआ है और ना ही राज्यों को बचाने वाला कोई नया फ्लोर लिमिट मौजूद है। सही बात है। तो क्या राज्यों के बीच एक भयानक संवैधानिक टकराव पैदा नहीं हो जाएगा? जब उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक ताकत का ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ आबादी के हिसाब से होगा, तो क्या ये एक नए राष्ट्रीय झगड़े की शुरुआत नहीं करेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। क्या हम सिर्फ आबादी के आधार पर राजनीतिक वर्चस्व की एक नई लड़ाई देखने वाले हैं? और क्या महिलाओं का हक इस पूरी लड़ाई में हमेशा के लिए कहीं दब जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। इन सवालों के जवाब हमें शायद आने वाले सालों में ही मिले। इस विषय पर सोचने के लिए आज हमने बहुत सारे तथ्य और पहलू आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।